इंटरिम मेंटेनेंस का स्पिरिट जो है, मतलब जो समझने वाली मूलभूत बात है, वो ये है कि आप उसको राहत दे रहे हो उस वक़्त। कि अगर आपने राहत देने में ही अगर 2 साल, 4 साल, 5 साल लगा दिए, तो वो अपना पालन-पोषण कैसे करेगा कोई? अगर वो कमाने वाली है, तो कोर्ट की दृष्टिकोण अलग है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कि अगर सपोज़ आप 2 साल पहले तक काम करते थे और अब आप बिल्कुल ही आश्रित हो गए हैं हस्बैंड पे और आपकी कैपेबिलिटी है, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि हस्बैंड भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और अब आप 2 साल से काम नहीं कर रही हैं, तो कोर्ट का ये मानना है कि पिछले 5 साल, 10 साल तक आप जब काम कर रहे थे और आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए साल की सैलरी मिल रही थी और अब आप बिल्कुल काम ना करें और एक्सपेक्ट करें कि वो हस्बैंड, अगर वो कमा भी रहा है उतना पैसा, वो आपको दे दे, तो कोर्ट का एक वो भी है। लड़का पे अगर आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, अगर उसके वृद्ध पेरेंट्स हैं और उनका कोई कमाने का सोच नहीं है या उस आदमी पे कोई डिपेंडेबल है, तो कोर्ट उसको भी कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके वो क्या अपने माता पिता को मार देगा या उनको खाना नहीं देगा, लेकिन अगर वो कोर्ट में ऑनेस्टली जाकर के अंडरटेकिंग देता है कि मैं इसको वापस ले जाकर के अपने साथ ही रखना चाहता हूँ और जो हमारी संभवतः आज सैलरी है उसमें संभवतः पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 घर मेंटेन कर पाए। और अगर कोई 10,000 रुपए, 20,000 रुपए गरीब आदमी कमा रहा है, वो अगर 7-8 हजार रुपए देगा तो ना तो लड़की का घर चलने वाला है ना, तो कोर्ट्स भी ह्यूमन टेंडेंसीज को देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बहुत खास मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं कि जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि वैवाहिक संबंधों में जो झगड़े होते हैं, पति पत्नी आपस में किसी बात पे झगड़ जाते हैं और अलग होने की विचार करने लगते हैं, उस स्टेज में सबसे पहले अगर कुछ आता है तो पत्नी की तरफ से मेंटेनेंस, यानी कि इंट्री मेंटेनेंस या डिवोर्स के बाद एलिमनी। तो ये तीनों कानून आपस में क्या है, मेंटेनेंस लॉ को या भरण पोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट क्या है, कैसे इनकी शुरुआत होती है, और अगर कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग रही है तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन तय की है। इस सब पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विकास गुप्ता साहब जुड़ गए हैं। विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। विकास गुप्ता साहब के इससे भी पहले आप वीडियो देख चुके हैं। विकास सर को 4 दशक का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है। देश की विभिन्न जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर भी आप जा रहे हैं। क्रिमिनल मैट्रिमोनियल के आप मास्टर हैं और लंबे समय से बेहतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। विकास सर, इनिशियल वही होता है, झगड़ा शुरू हुआ और सबसे पहले पत्नी मेंटेनेंस की तरफ भागी और पहला केस मेंटेनेंस का फाइल हुआ। एक तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं ये मेंटेनेंस कितनी तरह का होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हम मेंटेनेंस सुनते हैं। तो इस कानून को लेकर आप थोड़ा सा मेंटेनेंस लॉ के बारे में हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं। विप्लव, अगर मैं शुरुआत करूं कि सीआरपीसी में जो सेक्शन 125 में जिसमें मेंटेनेंस का प्रावधान है, और वो प्रावधान धर्म को लेकर के नहीं, के आधार पे नहीं है, वो स्वतंत्रता सभी को है, वो हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है। उसके बाद आपने देखा होगा कि डीवी एक्ट आया, तो डीवी एक्ट में भी प्रावधान हुआ कि इंटरिम मेंटेनेंस का प्रावधान हुआ। लेकिन कोर्ट को ये निरंतर गाइडलाइंस भी मिलती रही कि अगर एक जगह आपको मेंटेनेंस मिली है तो उसकी एडजस्टमेंट, उसका जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो दूसरे में अगर एप्लीकेशन लगी हुई है तो वहां पे भी किया जाएगा। और इंटरिम मेंटेनेंस क्यों आया, मतलब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे संभवतः जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसमें एक विलंब रहता है, लंबे समय रहता है, और कोर्ट का ये प्रयास रहा है और हमेशा नीचे की कोर्टों को आदेश के रूप में रहा है कि आप इंटरिम मेंटेनेंसेस को, जिससे कि जीवन प्राण के लिए असुविधा ना हो, कष्ट ना हो, मुसीबत ना हो, उसलिए आप इंटरिम मेंटेनेंस को जल्द से जल्द डिसाइड करिए और जो फाइनलिटी पे आएगा वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है विकास सर, मैं थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को समझा दें। मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी 125, मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, मेंटेनेंस अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा जिसे कहते हैं, एचएमए हामा, स्पेशल मैरिज एक्ट, अंडर डीवी एक्ट भी हिंदू मेंटेनेंस है। तो इस सब में अगर क्या मतलब एक महिला सब में फाइल कर सकती है, या मेंटेनेंस का निर्धारण कैसे होगा? अगर बाई दी उसने 4 जगह या 5 जगह या 3 जगह फाइल कर दिया है
तो उसका निर्धारण कैसे होता है? विप्लव, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर जी, आपने एक डीवी एक्ट डाला है और आप साइमल्टेनियसली 125 सीआरपीसी में भी आ रहे जी। हैं, और अगर आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है तो आपने सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये जितने प्रावधान हैं विप्लव, ये टेम्परेरी इंटरिम मेंटेनेंस के हैं। अब आप ये अगर देखिए कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 24 है वो इंटरिम मेंटेनेंस के लिए है, और जो 25 है वो डिफाइन करता है एलिमनी के लिए। और एलिमनी भी स्थाई और अस्थाई है। स्थाई की एक मूल आपको अगर मिल जाए कि अब वन टाइम सेटलमेंट हो, या एक रहती है कि आपको लाइफ के लिए रहता है, उसमें भी अलग अलग प्रावधान है कि अगर आप दोबारा शादी कर लेते हैं या कोई और ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस तक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। तो मेंटेनेंस में जो कोर्ट का आप समझने की बात यह है कि मेंटेनेंस क्यों, इंटरिम मेंटेनेंस का क्यों है हर स्टैट्यूट में दो तरीके की। अगर आप देख रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 भी और सेक्शन 25 भी है। इंटरिम मेंटेनेंस का स्पिरिट जो है विप्लव, जो समझने वाली मूलभूत बात है, वो ये है कि आप उसको राहत दे रहे हो उस वक्त। कि अगर हम्म। आपने राहत देने में ही अगर 2 साल 4 साल 5 साल लगा दिए तो वो अपना पालन पोषण कैसे करेगा कोई। और जब आपका अगर डिवोर्स हो रहा है तो एलिमनी डिसाइड हो रही है। एलिमनी के भी दो तरीके हैं सेक्शन 25 में, कि एलिमनी या तो आपको एक मुश्त दे दी जाए, या आपको आपकी लाइफ तक के लिए, अगर आपकी इनकम कोई भी एक एक्स है और उस पर डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है 10,000 या 12,000 और प्लस इन्फ्लेशन जोड़ करके आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए दी जाती है, तो इस तरह से। ठीक है, ठीक है। विकास सर, ये थोड़ा-सा बताएँ, मेंटेनेंस को लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का बेहद बड़ा जजमेंट आया, रजनीश वर्सेस नेहा, जिसमें मोर एंड लेस सुप्रीम कोर्ट ने तमाम गाइडलाइन तय करी। वर्तमान में भारत में क्या गाइडलाइन चल रही है? अगर कोई महिला अपने हस्बैंड के खिलाफ, जो कि एक नौकरी पेशा है, अगर मेंटेनेंस फाइल करती है और महिला नौकरी पे नहीं है, उस कंडीशन में मेंटेनेंस का डिटर्मिनेशन जो होगा, उसका क्या गाइडलाइन है, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए? हाँ, विप्लव, अब मैं इसमें ही आता हूँ कि वो नौकरी पे है या नहीं है। मैं हुँ, दोनों सारी परिस्थितियों को करेक्ट, लेकर के आपको ठीक है, ठीक है। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हुँ, आप अब क्या हुआ कि आप योर वर्ड अगेंस्ट माय वर्ड, कि आपकी इतनी सैलरी है, मेरी नहीं है, इतना है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया कि जब भी आप मेंटेनेंस के लिए डालेंगे तो आप सर्वप्रथम अपना एफिडेविट, इनकम एफिडेविट देंगे कि आपकी कितनी इनकम है, पिछले 3 साल का आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और ठीक है। आप अगर उसपे झूठ करते हैं तो वो उसपे फिर अलग कार्रवाई है, वो एक अलग विषय डिबेट का है। और हुँ, इसी तरह जो भी आपका स्पाउस है उसको भी अपना इनकम एफिडेविट और बैंक स्टेटमेंट्स और अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, क्योंकि वो भी मैच करनी चाहिए कि आपके जो आपकी बैंक की डिटेल्स हैं वो आपकी इनकम टैक्स से रिटर्न से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो चीजें आपको फाइल करनी है। अब मैं एक प्रश्न ये लेता हूं कि एक स्थिति इस तरह से एग्जांपल लेता हूं कि लड़की नहीं कमा रही है। तो ये हुँ, माना जाए कि नहीं कमा रही और उसके बैंक में कोई और पैसा नहीं आ रहा, उसकी बैंक स्टेटमेंट आ गई, तो आदमी के 30 से 40% तक का उसका नेट इनकम हुँ, का उसको मेंटेनेंस बांधा जा सकता है। ये नेट हुँ, इनकम मीन्स कि आपने ग्रॉस इनकम आपकी कितनी आई। इसमें यह देखा जाता है कि कंपलसरी डिडक्शंस कितनी है और वॉलंटरी डिडक्शंस कितनी है। विप्लव, मैं एक एग्जांपल आपको देके बताना जी, चाहता हूँ। जी, सपोज 10,000 रुपए की आपकी इनकम है और हुँ, आपकी अगर वॉलंटरीली डिडक्शन, जिसमें आप अपना पीएफ कटवा दीजिए, जो आप फी को बेनिफिट या ग्रेचुइटी कटवा लीजिए, वो आपका बेनिफिट आ रहा है, तो उसमें आपके सपोज 3,000 रुपए कट गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी नेट इनकम 7,000 रुपए है। आपको वो हुँ, 10,000 रुपए के हिसाब से ही कैलकुलेशन है, क्योंकि वो जो 3,000 की डिडक्शन है वो आप ही के बेनिफिट के लिए जा रही है। अब हुँ, दूसरी हुँ, स्थिति पे आते हैं कि जहां हुँ, कंपलसरी डिडक्शंस हैं, कि अगर कंपनी किसी आपके मेडिकल के लिए काट रही है या किसी और लोन के लिए चीज के लिए काट रही है, उसमें जो डिडक्शंस हैं, उसकी जो नेट इनकम आएगी, वो नेट इनकम से आपको 30 या 40% आपको अपने स्पाउस को एज मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर वो उसकी कोई भी इनकम नहीं है। उस इनकम हुँ, में भी एक ये इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि क्या वो कमाने लायक है या नहीं है। तो ये हुँ, बहुत अलग अलग चीजें हैं कि अगर वो कमाने वाली है तो कोर्ट की दृष्टिकोण अलग है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। कि अगर सपोज आप 2 साल पहले तक काम करते थे और अब आप बिल्कुल ही आश्रित हो गए हैं हस्बैंड पे और आपकी कैपेबिलिटी है, लेट्स अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि हस्बैंड भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और अब आप हुँ, 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट का ये हुँ, मानना है कि
पिछले 5 साल 10 साल तक आप जब काम कर रहे थे और आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए साल की सैलरी मिल रही थी और अब आप बिल्कुल काम ना करें और एक्सपेक्ट करें कि वो हस्बैंड अगर वो कमा भी रहा है उतना पैसा वो आपको दे दे, तो कोर्ट का एक वो भी है। दूसरी बात आती है कि लड़की उस वक़्त अगर कमा रही है, तो ये भी देखना होता है कि वो क्या कमाई पर्याप्त है उस हम्म। लड़की को अपना मेंटेनेंस अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, क्योंकि उसको वही एक लाइफ़स्टाइल की आदत है जो उसने पिछले कई सालों से एक वैवाहिक जीवन में बिताया है। ये अब एक बहुत ये अज़्यूम बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया, क्योंकि लगातार ये हो रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लड़का लड़की दोनों कमा रहे हैं। अब लड़की ने मेंटेनेंस फाइल करने के लिए आगे वो बड़ी, तो हस्बैंड का यही कहना होता है कि भैया आप भी तो कमा रहे हो, हम पे क्यों आश्रित हो, है ना? तो उस पर लेके 2017 18 2008 का तो बहुत ही लैंडमार्क इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, अगर महिला कमा रही है और क्या वो लायबल है अपने पति, क्या उसका हस्बैंड लायबल है उसको मेंटेन करने के लिए जब महिला कमा रही है उस कंडीशन में? विप्लव काफ़ी देखिए कई कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट हो जाती हैं, कहीं पे सुप्रीम जी। कोर्ट कहता है दीजिए तो जो एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से निकल कर के आई, जिसमें हम्म। पति-पत्नी दोनों ही प्रोफेसर्स थे, उसमें हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उसको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी उतनी ही काबिल है, उतने ही पैसे कमा रही है। उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जजमेंट को लेडी ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ओ। का ये भी व्यू है, कई जगह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर लड़की कमा रही है तो वो पर्याप्त नहीं है कि आप कोई मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो ये हम्म। बहुत विप्लव हर केस के अपने फैक्ट्स, अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी बेंच पे निर्भर करता है। एकदम हम्म। स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला मैं आपको कहूं कि इतने पैसे देने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी है मेंटेनेंस पे कि हम्म। लड़का पे अगर आप मेंटेनेंस मांग रहे हो, अगर उसके वृद्ध पेरेंट्स हैं और उनका कोई कमाने का सोर्स नहीं है हम्म। या उस आदमी पे कोई डिपेंडेबल है, तो कोर्ट उसको भी कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके वो अब क्या अपने माता-पिता को मार देगा या उनको खाना नहीं देगा, तो आपको ये देखना होता है कि कितनी सैलरी है, कितनी डिमांड है, कितनी एसेंशियल सर्विसेज़ के लिए पैसे जा रहे हैं। अगर वृद्ध पेरेंट्स हैं और उनकी मेडिकल के लिए 5,000, 10,000, 20,000 रुपए महीने की दवाइयाँ लग रही हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन होती हैं। आफ्टर ऑल हम्म। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स। ये कोई हम्म। मशीन नहीं है कि 2+2 आपने किया तो 4 हो गया या 4-2 किया तो 2 हो गया। मतलब अदालतों को ये देखना पड़ेगा, जब हस्बैंड से वो मेंटेनेंस के लिए महिला मांग रही है, तो हस्बैंड की क्या कमाई है, उसके क्या लायबिलिटीज है, जैसा कि विकास सर ने मतलब कई कहा कि केसेस में जी तो जी कोर्ट जी। ने ये कहा है कि यू कांट एनरिच योरसेल्फ, कि अगर आपका हम्म। हस्बैंड अमीर है तो आपकी अगर शादी 6 महीने 1 साल की है, तो आप आकर के ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट जो बॉम्बे हाई कोर्ट से आई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये कई करोड़ रुपए की वो कमाते हैं 100 करोड़ 500 करोड़, तो बोले 6 महीने में यू कांट कम एंड एनरिच योरसेल्फ फ्रॉम द हम्म। हस्बैंड। हम्म। अच्छा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड मान लीजिए एक आईएएस है और वाइफ वर्किंग नहीं थी, गांव में शादी हो गई थी, अब दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ। अब महिला को तो उन्होंने छोड़ दिया उनके घर पर, लेकिन वो 10 साल एक आईएएस के साथ एक बेहतर जीवन जीती रही, लेकिन अब आईएएस उसके जीवन के हिसाब से, जो उसका पहला जीवन था, उस हिसाब से मेंटेनेंस दे रहा है। तो इस तरह के मामलों में जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की जिंदगी वो अपने ससुराल में जीती रही है उसको मेंटेन करने, इसको थोड़ा सा जरा आप डिटेल में अगर हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब कर दें। मतलब मैंने अभी इस बात का आपका जवाब भी दिया था जी। यही कि जिस कंडीशन में लड़की लेडी रह रही है, तो आपको संभवतः उतनी ही मेंटेनेंस, पर फिर वही बात आ जाती है कि आप अगर रह रहे थे 2 लाख के हिसाब से और अगर इनकम ही आदमी की 3 लाख है, तो आपको तो 2 लाख रुपए नहीं मिल जाएँगे। उस 3 हम्म। लाख रुपए में से अगर एक संभवतः आपको किया जाएगा कि आप वो ये नहीं कि आपको देहात वाली ज़िंदगी दी जाएगी, लेकिन हम्म। इस 3 लाख में से भी जो एसेंशियल एक्सपेंसेस आदमी के हैं या उसके डिपेंडिंग जो उस पे डिपेंडेंट हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उसका कोई अपाहिज भाई बहन या कोई और सिबलिंग हो सकता है, उन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, हाँ आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि यू कांट पुट हर बैक टू दी कि गांव वाला जो उसका लाइफस्टाइल था उतना, लेकिन फिर वही कि कितना क्वांटम ऑफ अमाउंट मिलेगा, वो क्या वैसा ही सिमिलर हाउस है जिसमें वो रह रहा है या उससे थोड़ी छोटी अकोमोडेशन है, ये फैक्ट्स will depend on each case to case. ठीक है, मेंटेनेंस को लेकर उसकी
मान लीजिए अगर हस्बैंड बाय द वे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, पहले तो मुझे ये बता दीजिए क्या ये बात सही है कि 60 दिनों के भीतर इंटरिम मेंटेनेंस के मामले को कोर्ट को निपटाना होगा? क्या ये बात सही है? मतलब पर अगर आप संभवतः अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो ऐसा हम्म। हो ही नहीं पाता कि अगर जब डीवी एक्ट में भी आप आते हैं इनकम स्टेटमेंट, कई बारी तो ऐसा भी होता है कि लड़की अपनी अगर डीवी एक्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रही है कंप्लेन, तो उस एप्लीकेशन के साथ वो खुद अपना इनकम एफिडेविट ही नहीं लगा रहे। उस इनकम एफिडेविट को ऑन रिकॉर्ड आते आते कई बार 6 महीने 9 महीने लग जाते हैं। तो देखिए अगर हम्म। जिस तरह से आप देखेंगे कि सीआरपीसी में भी पहले प्रोविजन था कि डे टू डे ट्रायल हो, या अब नया बीएनएसएस आया कि उसमें भी इतने दिन में ट्रायल कंप्लीट की जाए, 138 में भी डे टू डे हियरिंग है। लेकिन संभवतः जब आप जानते हैं कि 4 साढ़े 4 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग है, तो ये सारी चीजें बातें बहुत किताबी रह जाती हैं। अच्छा, प्राइवेट एक तो सरकारी है तो जो उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तमाम चीजें आपको सरकारी नौकरी वाले की मिल जाती है। एक व्यक्ति जो प्राइवेट काम कर रहा है, ये किसी कंपनी में है, बाय द वे दिल्ली में मुकदमा फाइल हुआ और नौकरी वो महाराष्ट्र में कर रहा है। अब वाइफ एक्सेस ही नहीं कर पा रही, हस्बैंड बताना नहीं चाहता उसे। वो ठीक है, लाख रुपए सैलरी पा रहा है, लेकिन वो उसका वाइफ का तरीका क्या होता है जनरली एक प्राइवेट व्यक्ति को एक्सेस करने के लिए कि आखिर इसकी इनकम क्या है? डॉक्टर नहीं विकास सर। मतलब वही रजनीश वर्सेस नेहा में जब उसे अपना इनकम एफिडेविट फाइल करना है, तो वो हम्म। बैंक स्टेटमेंट भी फाइल कर रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है। और आप हम्म। संभवतः आज आप जानते हैं कोई भी कंपनी आपको कैश में सैलरी नहीं दे रही है आज की तारीख में। हम्म। सबको अपनी हम्म। डिडक्शन भी चाहिए। अगर आपको सैलरी वो कैश में दे देगा, तो वो अपनी एक्सपेंसेस की डिडक्शन अपनी इनकम में से कैसे लेगा एम्प्लॉयर? तो एम्प्लॉयर तो इज करेक्ट। बाउंड टू पे बाय इनकम टैक्स। अब कोई हरफन मौला कहीं कैश पे करता हो, वो एक दिख के जो केसेस हो वो दैट डजंट रिलेट हियर। एलमनी को लेकर जो फाइनल लिटिगेशन के बाद, यानी कि मेंटेनेंस और तमाम चीजों के लिटिगेशन के बाद एलमनी जो डिसाइड होती है सर, उसको लेके मोटा मोटा लॉ क्या कहता है? मतलब संभवतः कोर्ट्स का ये रहता है कि 1/3 टू 1/5 अमाउंट हम्म। जो सैलरी है, नेट सैलरी का 1/3 टू 1/5 एलिमनी के रूप में वो रखते हैं। तो हम्म। संभवतः कई बारी इस तरह कोर्ट का ये ध्यान भी होता है कि आप वन टाइम सेटलमेंट करके वन टाइम एलिमनी ले लो। अगर वन टाइम एलिमनी आप नहीं पे कर सकते हो, तो कोर्ट संभवतः 1/3 से 1/5, in the best cases, it is 1/3. In a worst case scenario, it is 1/5 of the salary of the income. अच्छा। नहीं, अगर लमसम अमाउंट देना हो तो बहुत बार देखा गया है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह करके कि ये मतलब उसमें फ्लैट बहुत आपने सारी चीज जी। जी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या रहा है, आपकी क्या कंडीशंस हैं, कितने सालों से आप संभवतः शादीशुदा हैं, लड़की की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, लड़के की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। तो वो संभवतः वो केस टू केस डिपेंड करता है कि उस तरह से आप अराइव करने के लिए कि किस रेशियो पे, किस परसेंटेज पे, कितने अमाउंट पे आप अराइव करते हैं। एक बेसिक लॉ का क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण सबसे रहता है, जो करीब करीब जो लोग लीगल रिपोर्टर को संपर्क करते हैं वो कहते हैं साहब, बिना बात के, बिना किसी बेहद बड़े कारण के एक महिला मुझसे दूर रह रही है, मेरा कोई दोष नहीं है, वो अपने मायके चली गई और लास्टली मेंटेनेंस का केस कर दिया है। विकास सर, इस तरह की परिस्थिति में हर आदमी को, खासकर हस्बैंड को कोर्ट के सामने क्या साबित करना पड़ता? मैं वही है कि वो जाके फर्स्ट इंस्टेंस में बोले कि आई एम रेडी टू टेक हर बैक। मैं हम्म। उसको लेके जाना चाहता हूँ और वो कोर्ट में अंडरटेकिंग देगा। देखिए अगर इस तरह तो है नहीं विप्लव की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई बात हुई होगी तो गई है, या क्या रीजन है वो मैं आई डोंट वांट टू गिव इनटू इट, वो स्पेसिफिक केस में ही है। लेकिन अगर वो कोर्ट में ऑनेस्टली जाकर के अंडरटेकिंग देता है कि मैं इसको वापस ले जाकर के अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, और जो हमारी संभवतः आज सैलरी है उसमें संभवतः पॉसिबल ही नहीं है कि हम 2 घर मेंटेन कर पाए। हम्म। और करेक्ट। अगर कोई 10,000 रुपए 20,000 रुपए गरीब आदमी कमा रहा है, वो अगर 7-8 हजार रुपए देगा तो ना तो लड़की का घर चलने वाला है ना। तो कोर्ट्स भी ह्यूमन टेंडेंसीज को देख रहे हैं विप्लव। देखिए बहुत इसमें ये आता है कि जहां पे बहुत लोग अमीर हैं, वहां पर पार्ट होकर के रहना, वहां पे ईगोज हैं, आपका स्वाभिमान है, वो जीवन परायण एक अलग चीज है, आप समझते हैं। और जहां जिंदगी के जिद्दोजहद है, जहां जिंदगी के संघर्ष है, वहां संभवतः आदमी सरवाइव करे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हम्म। डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस, आपका एजुकेशन, आपके सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है, वो डिपेंड करेगा। और वो दृष्टिकोण कोर्ट भी देखता है कि आप हम्म। किस, अगर संभवतः आप कोई ए स्टार है, कोई क्रिकेटर की बीवी है, तो वहां पे रुपए पैसे के झगड़े के अलावा
बहुत डिफरेंसेस हैं। वहां कोर्ट का एक अलग व्यू पॉइंट होता है, और जहां एक आम सामान्य आदमी या औरत आ रहे हैं, वहां कोर्ट का बड़ा एक ह्यूमन टच होता है। वो भी जानते हैं कि अगर आप इसमें से 1% औरत को दोगे और 1% आदमी के पास होगे, तो दोनों का ही घर नहीं चलेगा। करेक्ट करेक्ट। विकास सर, आपका चूंकि 4 दशक का बेहतर अनुभव हो गया, दिल्ली में ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर तरह के आप मुकदमों को देखते रहे हैं। क्या जो जनरली कहा जाता है कि मेंटेनेंस लॉ का दुरुपयोग हो रहा है, महिलाएं मनमानी कर रही हैं, आपका अनुभव इसको लेके क्या है लास्ट फाइनल में? मतलब खाली मेंटेनेंस का और इसका नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक में इस तरह से दरार आ गई है कि अनगिनत 498 के भी मुकदमे, झूठे मुकदमे फाइल किए जा रहे हैं। आप जर्मनी में रह रहे हो, जर्मनी से रह करके आप यहाँ पे कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हो लड़के के और लड़के के घर वालों के खिलाफ। मुझे लगता है कि जिस तरह से अचिन गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ कमीशन को, कि सरकार को बताएं, मुझे लगता है कि सरकार, क्योंकि आधा जेंडर वुमेन है और पॉलिटिशियंस डोंट वांट टू प्ले विद दैट कार्ड, इसी वजह से बहुत जबरदस्त तरीके से शहरों में, बड़े शहरों में, बड़े परिवारों में इन प्रावधानों का बड़ा दुरुपयोग है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स को ही जब तक कानून में, प्रावधान में संशोधन नहीं होता है, मुझे लगता है कि कोर्ट्स को ही आकर के इस चीज का निवारण करना पड़ेगा। क्योंकि लेजिटिमेट मैरिज, इलेजिटिमेट मैरिज, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी साफ कर दिया है कि अगर आप रह भी रहे हैं साथ में, एक लॉन्ग कोहैबिटेशन है, तो भी आप लायबल हैं देने के लिए। विकास सर। हाँ, वो मेंटेनेंस, वो एक अलग है। वो विप्लव, अगर आप देखा जाए तो वो एक प्रोग्रेसिव हम्म जजमेंट्स है कि अगर हम्म आप रिकग्नाइज कर रहे हो कि लॉन्ग स्टे है, तो आप उसको इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं मान रहे हो। उस बच्चे के भी वही अधिकार हैं, उस औरत के भी वो अधिकार हैं। अगर संभवतः सही झगड़ा होता है, तो एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूं कि उसको कम से कम आप रेप ना मान करके एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन मान रहे हैं, मतलब। तो वो हम्म। तो एक अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरह से 498 है, 406 और डीवी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है उससे देश के सोशल फैब्रिक को बहुत बहुत ज्यादा क्षति हो रही है, विप्लव। जी। विकास सर, निश्चित रूप से जो आपने बात कही, निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक हैं उनको बड़ा फायदा होने वाला है। मेंटेनेंस लॉ को जो अलग अलग तरीके से आपने बेहतर समझाया, क्यों बनाए गए, इन लॉ का क्या मकसद है, हस्बैंड वाइफ। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए। आप किसी मैटर से, किसी मामले से अपनी तुलना मत करिए। हर तरह का मामला अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। तो जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो अपनी परिस्थिति रखते हैं। इसलिए ये कहना कि फला मामले में ये हुआ था इसलिए हमारे मामले में होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसा विकास सर ने कहा, कि हर मामला अपनी अलग तरह की प्रकृति और परिस्थितियों से होता है। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेंटेनेंस को लेके बेहतर हमारे दर्शकों को बताया। शुक्रिया सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।